हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल पढ़ेंगे यूपीएससी। माय नेम इज़ प्रशांत चंद्रा। आज का जो मैं टॉपिक लेके आया हूँ वो फंडामेंटल राइट्स है और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स एंड एज वेल एज मेंस आल्सो। और फंडामेंटल राइट्स में बच्चों को सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। हम लोग जब तैयारी करते थे तो फंडामेंटल राइट्स ही ऐसा चैप्टर होता है जो हम लोग स्किप मारते थे पहले, क्योंकि इतना ज़्यादा उसमें लेंदी वे में दिया है। इवन इन लक्ष्मीकांत में भी और सब बुक्स में भी, और जो इवन कोचिंग्स में भी देते हैं बहुत ही लेंदी देते हैं और बहुत ज़्यादा लेंदी रहता है। ये जो नोट्स मैं आपको सैम्पल जो दिखाने जा रहा हूँ ये मैंने खुद बनाया है। और ये जो नोट्स है ये इसमें नोट्स में वही एग्जैक्ट वही पॉइंट है जो यूपीएससी पूछता है हर साल। ये जो नोट्स है वो मैंने प्री के लिए भी बनाया है और प्लस मेंस के लिए भी है, ठीक है। तो क्योंकि फंडामेंटल राइट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट रिगार्डिंग यूपीएससी प्रीलिम्स एंड एज वेल एज मेंस आल्सो। मेंस में आपको GS2 में इसको लगभग हर जगह यूज़ कर सकते हैं फंडामेंटल राइट्स को लेके। इवन मैक्सिमम GS में ऐसे में यूज़ कर सकते हैं आप, इवन एथिक्स में भी यूज़ कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं आपको दिखाऊंगा इसमें कि मैंने कैसे नोट्स बनाए हैं। और अगर किसी को ये नोट्स चाहिए और हम लोग पूरी बुकलेट देते हैं GS की, इवन ऑल GS की, और प्लस अगर आपको इंडिविजुअल लेना है, अगर पॉलिटी की बुकलेट तैयार है, अगर आपको ये चाहिए तो हम लोग बुक फॉर्म में देंगे, बुकलेट फॉर्म में रहेगी कॉम्ब बाइंडिंग के साथ, और सारे नोट्स जो हैं कलरफुल रहेंगे। मैं आपको चीज़ बता देता हूँ कि कलरफुल नोट्स जो होते हैं वो जो जैसे ही आप देखेंगे आपके दिमाग में पूरा पूरा वो एकदम छप जाएगा वो, कि आपको एग्जैक्टली वही चीज़ याद होगा। और मेरे जो नोट्स हैं ये जो मैंने खुद बनाए हुए हैं और इतने साल का एक्सपीरियंस है मेरे यूपीएससी को, मुझे एग्जैक्टली पता है कि यूपीएससी क्या पूछ सकता है इसमें, ठीक है। तो वही चीज़ मैंने इसमें ऐड किया है। अगर किसी बच्चे को ये चाहिए नोट्स, और बुकलेट फॉर्म में हम लोग कोरियर सर्विस देते हैं। अगर सारे GS चाहिए आपको कंबाइंड तो वो भी ले सकते हैं आप। और अगर आपको पॉलिटी के या इकोनॉमिक्स के या ज्योग्राफी के चाहिए, अगर इंडिविजुअल चाहिए, अभी हमारे पास पॉलिटी की बुक रेडी है जो बुकलेट फॉर्म में है, और वो अगर चाहिए आपको तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दे दिया है और मेल ID भी है, उसमें आप कॉल करके इसके फ़ीस और प्राइसिंग के बारे में पूछ सकते हैं। और ये सारे एकदम अच्छे प्रिंट में, अच्छे पेपर में कलर्ड पूरे बुकलेट रहेंगे, ठीक है। जो कि मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कोई भी कोचिंग आपको इस तरह हैंड रिटन में कलर्ड फॉर्म में नहीं देगी। और ये एग्जैक्टली इसमें वही चीज़ है जो आपको कहते हैं एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं, ओके, और कुछ नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको इसमें बताऊंगा धीरे धीरे फंडामेंटल राइट्स के बारे में भी बता दूंगा, ऊपर पर ओवरव्यू भी दे दूंगा, और इसको मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कैसे कैसे नोट्स बनाए, आप कैसे ये इसको अच्छे से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि मैक्सिमम लोग कहते हैं नोट्स नहीं बनाते, उन्हीं का सिलेक्शन नहीं होता है। तो इसीलिए आपके लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं कि ताकि आपको ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि आपको पूरे नोट्स एक साथ आपको अपने हाथ में मिलेंगे और इससे आप बहुत अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल राइट्स से, ठीक है। देखिए यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स है, ये यहाँ मैंने लिख दिया अच्छे से। आर्टिकल 12 से 35 आता है, पार्ट 3 में आता है, सबको पता है। देखिए यहाँ पहले ही मैंने अलग से दिखा दिया है ताकि आपके दिमाग में छप जाए कि पार्ट 3 में आता है, क्योंकि वही बच्चों को कन्फ्यूज़न होता है, ठीक है। यहाँ देखिए फंडामेंटल राइट्स मैंने दिखाया हुआ है। और मैं बता दूँ कि देखिए मैंने मेरी जो आदत थी मेंस लिखने की, और GS2 मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स आते थे, 110 के अराउंड आते थे, मतलब कि 110 से लेकर 120 के बीच में आपके फेयर गुड मार्क्स, अच्छे मार्क्स माने जाते हैं, ठीक है। तो मेरे 110 115 ऐसे आते थे। तो इसमें कि मैं एग्जैक्टली ऐसे ही नोट्स बनाता था, मतलब कि इवन जो आंसर राइटिंग में करता था तो ऐसे ही होता था। फंडामेंटल राइट्स बीच में मैंने लिखा, सपोज करिए कुछ अगर पॉइंट वो पूछा है तो मैं एक सर्कल बनाता था इसी टाइप में, और अलग ऐसे एरो दिखा के, ताकि जो है मेंस में टीचर को अच्छा दिखे, ठीक है। और जब टीचर को अच्छा दिखता है, वो क्लियरली वो देख लेता है, तो उसको राइटिंग मार्क्स बहुत अच्छे मिलते हैं, ठीक है। इवन उसके मार्क्स अच्छे मिलते हैं। इसलिए देखो इसी पर्पज से मैंने बनाया भी है। तो आपका दोनों काम हो जाएगा, आपका प्रीलिम्स की भी तैयारी हो जाएगी और मेंस में कैसे लिखना है वो भी आपको इससे बुकलेट्स में मिल जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ बता दिया आर्टिकल 14 से 18 राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू फ्रीडम यहाँ आप दिखा दिए 19 से 22 है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज आर्टिकल 32, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन और राइट अगेन एक्सप्लॉयटेशन। तो सारे फंडामेंटल राइट जो 12 से 35 तक मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। इसको क्या दिखाते हैं, मैग्ना कार्टा बोलते हैं, यहाँ दिखा दिया, मैंने बता दिया है। इसको कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। और ये क्या प्रमोट करता है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। देखिए यहाँ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ मैंने रेड से लिख दिया ताकि आपको दूर से ही दिख जाएगा हर चीज़,
और दिमाग में आपके बैठ जाएगा कि यही चीज़ है। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अगर आप ये नोट्स लेंगे तो आपको तुरंत याद हो जाएगा, क्योंकि इस नोट्स को बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है और हम लोग ने दिन रात एक किया है तब जाके ये नोट्स बना है। और मेरे बहुत साल के नोट्स हैं, इसमें मैंने इसमें डाला हुआ है। तो मुझे 110% भरोसा है कि अगर आप ये पढ़ेंगे तो आपके अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए, अब आर्टिकल 12 के बारे में यहाँ बात किया गया है। सॉरी, एक मिनट, हाँ, आर्टिकल 12 के बारे में यहाँ बात किया गया है। तो डेफिनेशन ऑफ स्टेट क्या होता है आर्टिकल 12 में दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए आर्टिकल 12 में बता दिया गया डेफिनेशन ऑफ स्टेट पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसको मैंने, स्टेट होता क्या है एक्चुअली, स्टेट द डेफिनेशन क्या है, कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं व्हाट इज स्टेट। तो ओएनजीसी भी एक स्टेट है, आरबीआई भी एक स्टेट एज ए स्टेट है, बीसीसीआई भी एक स्टेट है। ठीक है, एलआईसी, ओएनजीसी, सेल। तो यहाँ स्टेट होता क्या है वो डेफिनेशन मैंने यहाँ पे बता दी है, और ये मेंस पर्सपेक्टिव में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए देखिए फीचर्स ऑफ द फंडामेंटल राइट, क्या क्या फीचर्स हैं फंडामेंटल की, मैंने यहाँ बता दिया है। 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 पॉइंट है। जस्टिसेबल है नेचर में, नॉट परमानेंट है, पार्लियामेंट उसको क्या कहते हैं अमेंड कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन को, लेकिन उसका बेसिक स्ट्रक्चर आपको नहीं ले सकते हैं। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती में केस में बोला था। ओके, यहाँ देखिए बता दिए, मतलब कि जो फीचर्स क्या है, मतलब कि अगर पूछता है एग्जाम में मेंस में कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, तो यहाँ देखिए मैंने 10 पॉइंट्स लिख दिए हैं। इनमें से अगर 4-5 भी याद रखेंगे, आप लिख देंगे, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, इतनी मैं गारंटी दे रहा हूँ। ओके, तो देखिए यहाँ पे ऑलमोस्ट मैंने 10 पॉइंट यहाँ पे पूरा लिख दिया है। ठीक है, इसको आप प्लीज़ पॉज करके देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, एफआर जो है वो सस्पेंडेड होगा ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, उनमें से भी 20-21 जो है आर्टिकल वो सस्पेंड नहीं होता, आर्टिकल 19 ही ऑटोमेटिकली सस्पेंड होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए आर्टिकल 13 में आते हैं। आर्टिकल 13 फिर से मैंने मेरे ब्लॉग में दिखा दिया है ताकि आपको डिवीज़न बहुत अच्छे से मेंटेन है, आपको पता चल जाए कि ये आर्टिकल हैं। बता रहा हूँ मैं, किसी बुक में, इवन लक्ष्मीकांत में, किसी बुक में आप देख लीजिए, किसी कोचिंग बुक में आपको इस तरह शो कहीं भी नहीं किया होगा, ये मैं गारंटी। और काफ़ी बच्चे जो ले रहे हैं हम लोग से और वो फ़ोन करके बोल रहे हैं सर ये काफ़ी अच्छे नोट्स हैं, और मतलब कि ऐसे नोट्स उन्होंने पहले कभी नहीं देखे, क्योंकि ये मैंने आईपैड में बनाए हुए नोट्स हो, काफ़ी इसमें मतलब कि क्रिएटिविटी यूज़ करके बनाया, ताकि जो है आपको ज़्यादा मेहनत, और एग्जैक्टली वही है जो बुक्स में या तो किसी एग्ज़ाम में आएगा वो इसमें लिखा हुआ, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो देखिए यहाँ पे आर्टिकल 13 के बारे में बता दिया कि अगर कोई भी लॉ इनकंसिस्टेंट है फंडामेंटल राइट के, तो उसको वॉइड का, शैल बी वॉइड। तो यहाँ पे बता दिया कौन सा पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू के बारे में, देखिए यहाँ पे इतना ही पढ़ना है। ठीक है, राइट टू इक्वालिटी में आते हैं आर्टिकल 14 से 18। देखिए यहाँ पिक्चर बना के मैंने दिखाया हुआ है। इक्वालिटी मैंने बता दी, यहाँ पे मैंने चार्ट बना दिया है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ है, इक्वालिटी प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, और डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट रिलीजन, रेस, कास्ट, जेंडर, बर्थ प्लेस। ठीक है, यहाँ बता दिए। ठीक है, आर्टिकल 14 पे आते हैं। आर्टिकल 14 में मैंने बताया था इक्वालिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इन दोनों में डिफरेंस कभी कभी यूपीएससी पूछ लेता है, और ये कई बार जो कोचिंग्स में भी पढ़ाते हैं वो काफ़ी इतने कन्फ्यूजिंग होते हैं, कोई बच्चा समझ नहीं आता। हम लोग भी पढ़े थे तो हम लोग को समझ में नहीं आया था पहली बार में। इसमें मैंने सिर्फ 3 पॉइंट लिखे हुए हैं, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। देखिए इतना ही पढ़ के आपको। ठीक है, चलिए देखिए यही चीज़ मैंने आगे समझा है इक्वालिटी आर्टिकल 14 के बारे में, यहाँ मैंने बताया हुआ है, और ये इसको प्लीज़ आप देख लीजिएगा। यहाँ देखिए हर चीज़ मैंने अलग अलग, सिर्फ मैंने सारे नोट जो है पॉइंट वाइज बनाए। और मैं आपको एक टिप दे देता हूँ, एक अच्छा सा टिप यही है कि यूपीएससी में जिस बंदे ने या लड़के या लड़की ने जो भी क्या कहते हैं स्टूडेंट ने अगर पॉइंट वाइज लिखा है तो उसको काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलने हैं रैदर देन जिसने पैराग्राफ में लिखा है। तो मेरी एडवाइस यही रहेगी, आपको पैराग्राफ में नहीं लिखना है, यू हैव टू राइट ओनली इन पॉइंट्स वाइज। 1 2 3 फॉलोइंग पॉइंट्स लिख दो, इंट्रोडक्शन दे दो, फिर मेन बॉडी में फॉलोइंग पॉइंट्स। इसी तरह मैंने इसमें नोट्स में बनाया हुआ है, तो आपको एक प्रकार से प्रीलिम्स का भी पता चल जाएगा और मेंस का भी पता चल जाएगा इसी नोट से। ठीक है, चलिए देखिए आप किसने किसने क्या कहा है रूल ऑफ लॉ के बारे में, यहाँ मैंने बता दिया। एवी डाइसी काफ़ी फेमस आदमी हैं थे। ठीक है, एक्सेप्शन टू द आर्टिकल 14। अच्छा, आर्टिकल 14 में एक्सेप्शन क्या है, आर्टिकल 361, मतलब कि सबको लिए नहीं है आर्टिकल राइट इक्वालिटी। ठीक है, उसमें कुछ लोगों को एक्स्ट्रा मिलता है। प्रेसिडेंट को, गवर्नर को सर्टेन इम्यूनिटीज़ इंजॉय करते हैं, कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग, नो अरेस्ट, नॉट आंसरेबल टू एनी कोर्ट जब तक वो ऑफिस में है। ठीक है, अच्छा
आर्टिकल 361 बता दिया, ऐसे आर्टिकल 105 है एमपीज के को प्रिविलेजेस के बारे में बात की गई है यहाँ पे, आर्टिकल 31C और वियना कन्वेंशन। देखिए यहाँ पे सारे दे दिया गया है। एक्स अगर क्वेश्चन आता है व्हाट आर द एक्सेप्शन टू द आर्टिकल 14, आपको ये 5 पॉइंट लिख देना है, ठीक है। आर्टिकल 15 में आते हैं, जो मूवी बनी है काफ़ी अच्छी मूवी है आर्टिकल 15 के ऊपर, तो यही आर्टिकल 15 यहाँ भी है। आर्टिकल 15 स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड ओनली रिलीजन रेस कास्ट सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। ऊपर क्या था, उसमें सेक्स नहीं था, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, आर्टिकल 15(2) क्या कहता है, आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3 क्या कहता है, आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4, आर्टिकल 15 सब क्लॉज 5 के बारे में मैंने यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। इसको पॉज करके आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं आर्टिकल 16 में क्या होता है। आर्टिकल 16 क्या कहता है, आर्टिकल 16 कॉन्स्टिट्यूशन रिफर्स टू इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन गवर्नमेंट जॉब्स, सरकारी नौकरियों में इक्वालिटी। लेकिन इसी आर्टिकल में रिजर्वेशन का भी प्रोवाइड किया, कई बार क्वेश्चन पूछते हैं किस आर्टिकल में रिजर्वेशन प्रोवाइड किया गया है, तो आर्टिकल 16 में प्रोवाइड किया गया है ना, आर्टिकल 16/4, आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4A, ठीक है। देखिए यहाँ पे SC/ST का और OBC के बारे में बताया गया है, ठीक है। ये आप इसको देख लीजिए। फिर मैंने ब्लॉक में दिखाया है, देखिए यही चीज़ मैंने ब्लॉक में दिखाया है, ताकि आपको हमेशा डिफ्रेंशिएटर आप तुरंत याद कर लेंगे, ओके। अच्छा, रिजर्वेशन के ऊपर अभी रिसेंट जो रूलिंग हुई है सुप्रीम कोर्ट की, मैंने यहाँ डाल दिया जो, तो ये आपको करंट अफेयर्स के हिसाब से आपको मिल गया है, पूरा करंट का जो टॉपिक भी है मैंने इसमें डाल दिया है, ठीक है। क्या सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया है, बोला है कि रिजर्वेशन प्रोग्राम अलाउड इन कॉन्स्टिट्यूशन आर डिराइव्ड फ्रॉम इनेबलिंग प्रोविजन एंड आर नॉट राइट एज सच, ठीक है। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या, इसका सिग्निफिकेंस क्या था, क्या होगा जो रिजर्वेशन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने बोला, इसका जजमेंट का सिग्निफिकेंस क्या होगा, यहाँ पे मैंने बता दिया। इसको प्लीज़ आप पॉज करके पढ़ लीजिए, क्यों, क्योंकि क्या कहते हैं, यही चीज़ आपको बस आएगी, क्योंकि मैंने ये पेपर में और हर जगह से नोट्स इधर उधर करके करंट को देख के मैंने इसको बनाया है, ठीक है। यहाँ देखिए रिजर्वेशन के बारे में बात की गई है। अच्छा, जो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिजर्वेशन को लेके, क्योंकि मेंस में भी पूछते हैं और इंटरव्यू में भी पूछ लेते हैं कभी कभी कि आपने तो रिजर्वेशन के ऊपर आपने IPS लिया, तो आपने रिजर्वेशन का IAS क्यों ले रहे हैं, तो इसका जवाब क्या दे सकते हैं, यहाँ पे मैंने इससे पढ़ के आप उसका जवाब दे सकते हैं, ठीक है। तो जुडिशियल स्क्रूटनी ऑफ रिजर्वेशन की कौन कौन से फेमस केस थे जिसको रिजर्वेशन के ऊपर था। पहला था स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम दुराईराजन केस था, 1951 में आया है। इंदिरा सोहानी केस, दिस इज द मोस्ट फेमस केस, ठीक है, जिसमें क्रीमी लेयर OBC के बाद हटाया गया था, एक्सक्लूड किया गया। देखिए यहाँ मैंने बता दिया है, आपको इतना ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, खाली केसेस के नाम और 2-3 पॉइंट मैंने यहाँ लिख दिए हैं, इतना काफ़ी है। आपको लॉयर नहीं बनना है, ओके, आपको कोई वकील नहीं बनना है, आपको UPSC का एग्ज़ाम निकालना है बस, ठीक है। कोई अगर बंदा कहता भी है, टीचर कहता भी है, अरे तुमको पूरा केस पढ़ना है, ये पढ़ना वो पढ़ना, कुछ नहीं पढ़ना है आपको, बस ये नोट्स पढ़ना है, आपका आराम से UPSC निकल जाएगा, ठीक है। इंदिरा सोहानी केस M नागराज के 2006 में था, अपहेल्ड द वैलिडिटी ऑफ आर्टिकल 16 फॉर क्लॉज A, ठीक है। इसमें 3 कंडीशन के साथ सुप्रीम कोर्ट ने रखा था। इन जनरल सिंह केस वर्सेस लक्ष्मी नारायण गुप्ता केस 2018 में, जो भी रिसेंट करंट में था, ठीक है। ये पूरा मैंने जो है एक बॉक्स में अलग से एक नोट बना के लिख दिया है, ठीक है। चलिए आर्टिकल 17 देखते हैं। आर्टिकल 17 बहुत ईजी है, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी है, ठीक है। बस इतना ही पढ़ना है, मैंने इतना दिखा दिया, इससे ज़्यादा आपको नहीं करना है, ठीक है। अच्छा, आर्टिकल 18 एबॉलिशन ऑफ टाइटल, जो बड़े बड़े टाइटल्स थे पहले, राजा कुंवर सिंह, ये सब अब नहीं चलेगा, अब आप कि कोई टाइटल के हकदार नहीं हैं, ठीक है। आर्टिकल 81 क्या था, नो टाइटल एक्सेप्ट मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन शैल बी कन्फर्ड बाय द स्टेट। ये आपको समझ में आ गई, यहाँ बस इतना ही पढ़ना है आपको, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है। इतना ही आपको रटना है, और रटने की जरूरत भी नहीं है, ये नोट्स आप लेंगे तो आराम से आप समझ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं राइट टू फ्रीडम आर्टिकल में, जो कि स्टार्ट होता है 19 से लेके 22 तक। राइट टू आपका फ्रीडम आर्टिकल में 19 से लेकर 22, उसमें 19 क्या होता है, देखिए यहाँ पे बताया 19 जो है वो आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेसिडेंस और प्रोफेशन। 6 है ना आपको आर्टिकल 19 में 6, जो कि ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाते हैं नेशनल इमरजेंसी के दौरान, ठीक है। तो ये इसमें आता है आर्टिकल 20 प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंस है, जो कि कन्विक्ट हो गए उनको भी प्रोटेक्शन चाहिए ना, ऐसा तो नहीं, वो भी तो इंसान है।
ठीक है। आर्टिकल 21 क्या था, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। फिर आर्टिकल 21A क्या होता है, उसी में ऐड किया गया राइट टू एजुकेशन है, एलिमेंट्री एजुकेशन है, ठीक है। और आर्टिकल 22 क्या है, प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस। प्यूनिटिव डिटेंशन भी है और प्रिवेंटिव डिटेंशन के बारे में इसमें आगे मैंने अच्छे से डिटेल में बता दिया है, ठीक है। आर्टिकल 19 में 6 जो है ये यहाँ पे देखिए लिखा ही हुआ है, और उन 6 को मैंने यहाँ पे डिटेल में समझाया क्योंकि दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल इन फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 19 का ही देखिए आजकल काफ़ी जिक्र होता है कि आर्टिकल 19 जब तक आपकी लाइफ में नहीं रहेगा तो सरकार काफ़ी ऑप्रेसिव हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको फ्रीडम ही नहीं है कुछ सोचने की, समझने की, कहीं जाने की, कहीं रहने की। यही तो आर्टिकल 19 है, तो कुछ बोलने की, न्यूज़ चैनल की, आर्टिकल स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन से ही लेते हैं वो। तो फ्रीडम आर्टिकल 19 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहाँ देखिए 1 राइट टू फ्रीडम ऑफ असेंबली यहाँ बता दिए मैंने, देख लीजिए इसको, मैं धीमे धीमे घुमा रहा हूँ ऊपर, आप प्लीज़ इसको पॉज करके पढ़ लीजिएगा एक बार। फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है यहाँ पे, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है हमारे यहाँ, लेकिन उसमें भी एक क्लॉज है कि आपको कंप्लीट ऑब्सोल्यूट नहीं है ये फ्रीडम, रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं, सरकार लगा सकती है, ठीक है। उसी का मैंने रेस्ट्रिक्शन यहाँ ग्राउंड में ब्लॉक्स में लिख दिया, देखा आपने। मतलब ये जो है आप कोई बुक पढ़ेंगे तो पैराग्राफ में लिखेंगे, आप उसमें ढूंढेंगे व्हाट इज द रेस्ट्रिक्शन। यहाँ पे मैंने क्या बता दिया है, यहाँ ब्लॉक्स में लिख दिया है रेस्ट्रिक्शन क्या है, दोनों हर एक ब्लॉक में बता दिया। पहले बताया राइट टू क्या है, ये राइट टू फ्रीडम ऑफ असेंबली तो उसके रेस्ट्रिक्शन क्या है, राइट टू फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन उसके रेस्ट्रिक्शन क्या है, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट उसके रेस्ट्रिक्शन क्या है, ठीक है। चलिए फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस उसके रेस्ट्रिक्शन क्या मैंने यहाँ बता दिया है, ठीक है। इसी तरह प्रोफेशन, ट्रेड एंड ऑक्यूपेशन भी है। फिर आर्टिकल 20 है प्रोटेक्शन रिस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस। तो यहाँ 3 प्रोविजन है कि कोई नो एक्सपोज फैक्टो लॉ, नो डबल जियोपार्डी, नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। इनके बारे में मैंने अंदर बता दिया, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, बस इतना ही पढ़ना है, ओके। इसको प्लीज़ आप पॉज करके देख लीजिएगा। फिर आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में बताया गया है। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट केस हैं, उसको आपको पढ़ना ही पढ़ना है, इसलिए मैंने यहाँ डाला हुआ है, ठीक है। पहला इंपॉर्टेंट केस है गोपालन केस है, 1950 में था, इसको आप पॉज करके आपको देखना है, ठीक है। मेनका गांधी केस है, दिस इज द मोस्ट फेमस केस, सबसे ज़्यादा फेमस केस है। क्यों? क्योंकि इसी केस में बताया गया था प्रोसीजर, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन, सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया था व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस लॉ अमेरिकन वर्जन है और प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ ये इंडियन वर्जन है। ये क्वेश्चन काफ़ी आता है एग्ज़ाम में, काफ़ी आता है, ठीक है। और इसको आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, इवन एथिक्स में भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसे में भी यूज़ कर सकते हैं अगर कन्विक्शन के ऊपर आता है तो, ठीक है। और जेल के अगर टर्म्स में अगर कोई भी ऐसे आता है, GS 1 में 2 में भी तो आएगा ही आएगा, ठीक है। अच्छा, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस लॉ में डिफरेंट क्या है, यहाँ पे चेक करता है वेदर द लॉ इज ड्यूली इनेक्टेड बाय लेजिस्लेचर और नॉट, ये चेक करता है। ड्यू प्रोसेस लॉ में वेदर द लॉ इन क्वेश्चन इज फेयर एंड नॉट आर्बिट्रेरी। देखिए कितना ये डीप कितना है, और यहीं पे मैंने देखिए 1 2 3 4 यहाँ बताया हुआ है, बस इतना ही पढ़ना है। अगर बता रहा हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आप पॉज करके एक बार देख लीजिए। और इसीलिए बोल रहा हूँ आपके पास जब बुकलेट आएगी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, ये मैं गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, इसका काफ़ी नैरो स्कोप है, आपको बता ही दिया, इसका वाइडर स्कोप है। यहाँ पे आप इसको देख लीजिएगा, रिजिड एंड इनफ्लेक्सिबल है, ज़्यादा इनफ्लेक्सिबल नहीं, ये फ्लेक्सिबल है सिचुएशन के हिसाब से, ठीक है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। आगे देखते हैं राइट टू प्राइवेसी। इसी जजमेंट में बताया गया था आर्टिकल 21 में कि केएस पुट्टास्वामी केस से काफ़ी फेमस केस, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था राइट टू प्राइवेसी इज़ द फंडामेंटल राइट बट इट इज़ नॉट ऑल्सो ऑब्सोल्यूट राइट। ये सब्जेक्ट टू कंडीशन, इसमें रिस्ट्रिक्शन सरकार लगा सकती है, ठीक है। क्या क्या ये मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ये मैं लिख देते हैं मेंस GS 2 के लिए, इसलिए आपको बोलते हैं सिलेबस आपको रटा होना चाहिए, ओके। अच्छा, राइट टू प्राइवेसी में कितने कौन से सिग्निफिकेंस क्या क्या है, 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंस बता दिए हैं। इतना ही आपको पढ़ना है, एग्जाम में अगर आता है राइट टू प्राइवेसी के ऊपर इसको पूरा छाप दीजिए जो मैंने लिखा है यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राइट टू 21A राइट टू एजुकेशन, आपको पता ही है, इसमें प्रेजेंट 5 आर्टिकल हैं जो एजुकेशन से रिलेटेड हैं। आर्टिकल 21A है, 24 है, 39F है, 45 51 जो DPSP में आता है। फिर 86 अमेंडमेंट एक्ट किया गया 2002 में, देखिए यहाँ बता दिया गया, उसमें आर्टिकल 21A ऐड किया गया था। उसमें बोला गया 6 से 14 साल के बच्चों को राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट होगा उनको पढ़ाना, ठीक है। आर्टिकल 45 DPSP में 51A जो है इसको डिस्कस कर दिया गया, अब तक यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है, अब डिस्कस, ठीक है।
आर्टिकल 22 में आते हैं, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन के बारे में है। इसमें क्या आर्टिकल 22 कहता है, ग्रांट प्रोटेक्शन टू पर्सन हु वाज अरेस्टेड और डिटेन। दो टाइप में होते हैं, एक तो प्यूनिटिव डिटेंशन होती है और एक प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है। प्यूनिटिव डिटेंशन क्या होता है, टू पनिश अ पर्सन फॉर ऑफेंस कमिटेड बाय हिम आफ्टर ट्रायल एंड कन्विक्शन इन द कोर्ट। ठीक है। प्रिवेंटिव क्या होता है, होने से पहले रोक दो। डिटेंशन विदाउट ट्रायल एंड कन्विक्शन बाय द कोर्ट, इट पर्पस टू प्रिवेंट हिम फ्रॉम कमिटिंग एन ऑफेंस इन नियर फ्यूचर। जैसे कई लोग नेता लोग जाते हैं, उनको पहले ही प्रिवेंटिव के हिसाब से डिटेन कर लिया जाता है। जम्मू कश्मीर में जो भी सेपरेटिस्ट लीडर है उनको डिटेन कर लिया, हो सकता है उनकी वजह से सिचुएशन बिगड़े, इसलिए पुलिस वाले उसको डिटेन कर, तो यही आर्टिकल यूज करते हैं, आर्टिकल 22। ओके, यहाँ पे देखिए केसेस ऑफ ऑर्डिनरी लॉ और केसेस ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के बारे में मैंने यहाँ बता दिया। प्लीज़ इसको पॉज करके पढ़ लीजिए, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी आर्टिकल 19 को लेके और डिटेंशन को लेके काफ़ी बहस चलती रहती है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये मैंने इसमें भी डाल दिया है करंट इशू, ठीक है, अपडेट कर दिया मैंने, ठीक है। फिर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आर्टिकल 23 है, क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर के बारे में है। बस इतना ही आपको पढ़ना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। आर्टिकल 24 के बारे में क्या है, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। आर्टिकल 24 के बारे में इतना ही है। बोला गया है कि चाइल्ड लेबर एक्ट बनाया गया 1986, एन इंपॉर्टेंट लॉ इन दिस डायरेक्शन, जो कि प्रोहिबिट करता है एम्प्लॉयमेंट चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स, ठीक है। फिर यहाँ देखिए फ्रीडम ऑफ रिलीजन है आर्टिकल 25 से लेके 28, क्योंकि हर एक बंदे की मेरी अलग धारणा है, किसी और की अलग होगी। अब बहुत सारी जात जातियाँ हैं यहाँ पे, बहुत सारे धर्म है इंडिया में, तो उनको देखते हुए हमारे फोर फादर्स ने एक ऐसा आर्टिकल रखा फंडामेंटल राइट्स में, ताकि सबको देख सकें, सेक्युलरिज्म मेंटेन रहे, ठीक है। तो आर्टिकल 25 से लेकर 28 है। आर्टिकल 25 क्या कहता है, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस, प्रोपेगेशन ऑफ देयर रिलीजन, ठीक है, लेकिन विद इन द लॉ, आप फोर्सफुली नहीं कन्वर्ट कर सकते, ओके, लव जिहाद टाइप का। तो आर्टिकल 25 क्या कहता है, ऑल पर्सन आर इक्वली इंटाइटल्ड टू फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट देयर रिलीजन। यहाँ इसके इम्प्लीकेशन है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ, देखिए मैंने एक पैराग्राफ यहाँ समझा दिया है, इससे ज़्यादा आपको नहीं जाना है कहीं भी, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन करना किससे करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिस्ट्रिक्शन कैसे करते हैं, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ और अदर प्रोविजन जो सरकार बताएगी, ठीक है। फिर आर्टिकल 26 में आते हैं, राइट टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, कैसे अपना रिलीजियस अफेयर्स मैनेज कर सकते हैं, कैसे अपने चैरिटेबल जो इंस्टीट्यूशन कैसे मैनेज कर सकते हैं, सब इसी आर्टिकल में आता है, ठीक है। प्लीज़ इसको, इसमें भी रिस्ट्रिक्शन है सेम, ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। आर्टिकल 27 फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर द प्रमोशन ऑफ रिलीजन है, इसमें बारे में थोड़ा सा मैंने यहाँ बता दिया गया है, ठीक है। इसके बाद आते हैं सेक्युलरिज्म। अच्छा, सेक्युलरिज्म इज द मोस्ट डिबेटेड टॉपिक, यहाँ पे सबसे ज़्यादा डिबेट किया जाता है इंडिया में सेक्युलरिज्म के बारे में, ठीक है, कि क्या हमको ज़रूरत थी लिखने में, प्रेम्बल में लिखने की, या नहीं थी, इस पर डिबेट बहुत चलती है। तो यूपीएससी इस पर नज़र बनाए रखता है, तो हो सकता है यूपीएससी पूछ ले, क्यों, क्योंकि इंडियन सेक्युलरिज्म इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम वेस्टर्न फॉर्म ऑफ सेक्युलरिज्म। यहाँ देखिए मैंने डिफरेंस बता दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मीन्स ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से। इवन आप इसको एथिक्स में भी यूज़ कर सकते हैं। कहाँ यूज़ कर सकते हैं एथिक्स में, केस स्टडी में, ठीक है। अच्छा, एक दो पॉइंट में बता दूँ वेस्टर्न सेक्युलरिज्म इसमें क्या डिफरेंस है। इन वेस्ट में स्टेट इज कम्प्लीटली सेपरेट फ्रॉम द रिलीजन, लाइक फॉर एग्जाम्पल फ्रांस, स्टेट इज सेपरेट फ्रॉम फंक्शनिंग ऑल रिलीजियस एंड इंस्टीट्यूशनल ग्रुप। बट इंडिया में ऐसा नहीं होता, इंडिया में स्टेट न्यूट्रल है, लेकिन अगर एक रिलीजन को ग्रुप पर दे रहा है तो वो बाकी को भी उनको देना पड़ेगा, ठीक है। स्टेट बिलीव इन टोटल नॉन इंटरफेरेंस, इंडिया इट इज नॉट अबाउट रिलीजियस ग्रुप आर टू बी ट्रीटेड, इंस्टेड द एसेंस लाइज इन फॉर्जिंग पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेट एंड द रिलीजन, ठीक है। अच्छा, तो आपको बता ही दिया 42nd अमेंडमेंट में प्रीएम्बल में ऐड किया गया था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में ये वेस्टर्न सेक्युलरिज्म के बारे में लिखा था, ठीक है। आपको समझ में आएगी चीज़, तो प्लीज़ ये 5 पॉइंट मैंने लिख दिए, इसको आप अच्छे से रट्टा मार लीजिए, समझ लीजिए, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, एक बार पढ़ लेंगे आपको खुद ही याद हो जाएगा इस नोट्स के जरिए, ठीक है। इसलिए तो हम आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं इतना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 28 फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस के बारे में क्या क्या है, आर्टिकल 20 बहुत छोटा सा, इसको देख लीजिएगा। आर्टिकल 29-30 क्या है, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट। 29 क्या कहता है, एनी सेक्शन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, अगर एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन रिजाइडिंग इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया हैव डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है, कल्चर है, एंड ओन एंड हैव देयर राइट्स टू कंजर्व द सेम, उनके वो राइट्स है वो अपना कल्चर, स्क्रिप्ट और लैंग्वेज सेव करें, चाहे वो कोई भी रिलीजन का हो, ठीक है। तो उसके बारे में लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के बारे में बताया गया आर्टिकल 20 में, ठीक है। इसको आप देख लीजिएगा पॉज करके।
फिर आर्टिकल 30 के बारे में आते हैं। 31 और 12 में क्या है, राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, अपना खुद का खोल सकते हैं। अच्छा, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। अम्बेडकर बाबा साहब अम्बेडकर ने भी बोला था यही, ये फंडामेंटल राइट्स में अगर ये आर्टिकल नहीं होगा तो फंडामेंटल राइट्स किसी काम का नहीं, क्योंकि यही आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करता है, आपको रेमेडी देता है। अगर आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैंने कुछ पॉइंट्स लिख दिए हैं, इसको प्लीज़ आप पॉज करके पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं आर्टिकल 26 क्या है कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट के लिए, आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हाई कोर्ट के लिए। ठीक है, अब देखिए यही इसी के अंदर रिट्स एंड रिट्स टाइप आते हैं। रिट्स जो है, जो सरकार, जो कोर्ट बोलती है कि भैया आप ऑर्डर देती है प्रकार से। ठीक है, रिट कितने टाइम के होते हैं, हेवियस कॉर्पस होते हैं, मैंडमस होता है, प्रोहिबिशन होता है, सर्शियोरी होता है, क्यो वारंटो होता है। अच्छा, हेवियस कॉर्पस मतलब क्या हुआ, टू हैव बॉडी, किसी को आपने जबरदस्ती उठा लिया है और कब्जा करके रख लिया है। ठीक है, मैंडमस वी कमांड, मैंडमस जो है ना ही गवर्नर के खिलाफ होता है ना ही प्रेसिडेंट के खिलाफ होता है, नीचे मैंने समझा दिया है। प्रोहिबिशन क्या है, टू फॉरबिड, भैया कि आपको हाई कोर्ट लोअर कोर्ट को मोस्टली देता है कि आपको ये नहीं छूना है, इस केस को नहीं देना है। ठीक है, सर्शियोरी टू बी सर्टिफाइड, या तो क्वैश करो केस या तो हमको वापस कर दो, सर्शियोरी होता है। क्योर वारंट, मान लो कोई अथॉरिटी में कोई इलीगल पर्सन बैठ गया है तो सुप्रीम कोर्ट बोलती है तू कौन है, औकात क्या है तेरी, है, देखिए यहाँ पे मैंने लिख दिया है। ठीक है, तो रिट्स इतने टाइप के होते हैं। रिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे बहुत कन्फ्यूजन होते हैं। आप बस इतना ही चार्ट अगर याद रखेंगे ना, मैं गारंटी दे रहा हूँ आराम से आप डिफ्रेंशिएट कर लेंगे रिट्स में। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ दे ही दिया है टाइप्स ऑफ रिट्स में, हेवियस कॉर्पस मैंने यहाँ अच्छे समझा दिया है। ठीक है, ये अगेंस्ट बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट हो सकता है। ठीक है, हेबियस कॉर्पस यहाँ पर अनलॉफुल डिटेंशन के खिलाफ है। ठीक है, मैंडेमस क्या मतलब, वी कमांड इशूड बाय कोर्ट टू ऑर्डर पब्लिक ऑफिशियल हु हैज फेल्ड टू परफॉर्म हिज ड्यूटी और रिफ्यूज टू डू हिज ड्यूटी टू रिज्यूम हिज वर्क, लेकिन ये प्रेसिडेंट और गवर्नर के खिलाफ नहीं हो सकता, देखिए यहाँ मैंने बताया हुआ है। ठीक है, फिर प्रोहिबिशन आता है, टू फॉरबिड। फिर सर्शियोरी आता है, सर्शियोरी मैंने बता दिया कैसे क्वैश करती है ऊपर वाली कोर्ट नीचे वाली कोर्ट के केसेस, या अपने पास बुला लेती है उस केसेस को। ठीक है, क्यों वारंटो क्या बात, वार्ड अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इशूज दिस रिट टू प्रिवेंट इलीगल असर्शन ऑफ पब्लिक ऑफिस बाय एनी पर्सन, कोई पर्सन ने इलीगल ऑफिस अगर इलीगल तरीके से कैप्चर कर रखा है, ये तो ले लिया। ठीक है, अच्छा, यहाँ डिफरेंस क्या है प्रोहिबिशन और सर्शियोरी में, यहाँ मैंने बताया देखिए कितना, ये आप किसी बुक में जनरली नहीं मिलेगा। यहाँ बताया प्रोहिबिशन मतलब क्या है, स्टॉप, टू द स्टॉप। सर्शियोरी मीन्स टू बी इन्फॉर्म्ड। ओके, ओनली अगेंस्ट जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज, अगेंस्ट जुडिशियल क्वासी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज ऑल्सो, क्योंकि कोई बंदा ले सकता है ना जबरदस्ती का, कोई ऑफिस कैप्चर कर सकता है। ठीक है, अच्छा, यहाँ मैंने बता दिया रिट ऑफ सुप्रीम कोर्ट और रिट ऑफ हाई कोर्ट। आपको बता दूँ कि जो हाई कोर्ट के रिट्स हैं वो ज़्यादा पावरफुल है एक प्रकार से देखा जाए। ठीक है, वहीं यहीं मैंने बताया 4 पॉइंट, इस 4 पॉइंट को आपको पढ़ना है, बस उससे ज़्यादा नहीं देखना है। यहाँ पे एससी के लिए है, ये हाई कोर्ट के लिए, मतलब यहाँ पे एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ हाई एससी मतलब एचसी मतलब हाई कोर्ट मैंने लिख दिया। ठीक है, आपको समझ में आ गया ये, इससे ज़्यादा आपको नहीं करना है। तो यही था पूरा फंडामेंटल राइट्स, इससे ज़्यादा आपको नहीं छूना है। और मैं एक बार फिर स्क्रॉल करके आपको आराम से दिखा सकता हूँ। देखिए इस तरह के नोट्स जो हैं आपको कहीं नहीं मिलेंगे, कहीं भी नहीं मिलेंगे, इतनी गारंटी मैं देता हूँ। ठीक है, देखिए कितने अच्छे से हर चीज़ यहाँ मैंने बता दी, हर एक टॉपिक मैंने यहाँ पे समझा दिया, हर एक टॉपिक लगभग हर एक एस्पेक्ट को मैंने यहाँ छुआ है, कोई भी टॉपिक बचा भी नहीं है। आपको देखिए यूपीएससी में क्या इंपॉर्टेंट होता है, यूपीएससी में ये चीज़ इंपॉर्टेंट होता है कि आप ज़्यादा पढ़ें वो इंपॉर्टेंट नहीं है, और कितना पढ़ रहे हैं दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, क्वान्टिटेटिव इंपॉर्टेंट नहीं है, आप एक ही चीज़ को कितनी बार, शॉर्ट चीज़ को कितनी बार पढ़ रहे हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट, राइट। तो यूपीएससी में उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन होता है जो एक ही चीज़ को बार बार पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये आई होप आपको ये वीडियो समझ में अच्छा लगा होगा। देखिए यहाँ पे मैंने सब कुछ बता दिया है। ठीक है, तो अगर किसी बंदे को, किसी लोगों को, किसी बच्चे को अगर चाहिए यूपीएससी की पॉलिटी की बुकलेट, वो हम लोग की रेडी है। अगर आपको चाहिए हम लोग कुरियर सर्विस देते हैं, या सब पूरे जीएस की चाहिए उसकी भी सर्विस हम लोग देते हैं। और इसकी प्राइसिंग के लिए आपको अगर डिटेल्स जानना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना नंबर दे दिया है और मेल आईडी भी दिया है, आप मेल कर सकते हैं, या तो नंबर पूछ सकते हैं या तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ इसको शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि लोगों से पास ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्वालिफाई करें यूपीएससी एग्ज़ाम को। ठीक है, तो आई होप यू आर डूइंग वेल एंड ऑल द बेस्ट, थैंक यू।